डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका 10th क्लास जो साइंस एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड में आज हम पार्ट सेकंड है वो डिस्कस करेंगे, और जो रहेगा मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। और इसमें हम मेनली सेकंड पार्ट में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। और ज्यादातर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट से ही पढ़ेंगे। ज्यादातर जितना भी मैटर रहेगा वो एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड ही हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी करेंगे। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हमने इससे प्रीवियस जो पोर्शन है, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करती हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन होती है मेटल्स की, तो ऐसे हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो वो पहले वाली लेंथ ही बड़ी ज़रूर है, लेकिन उसमें क्या है, काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें। और आज हम ये शुरू कर लेते हैं हमारा पार्ट सेकंड। और इसमें जैसा कि आपको बताया है हम पढ़ेंगे मेनली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हम कुछ ये बेसिक है, इंट्रो है, और ये एनसीईआरटी बुक से ही बिल्कुल वो है, स्क्रीनशॉट हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। और इसमें हम जो मेनली पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेसेस रहती हैं। एक फ्लो चार्ट आपको एनसीईआरटी में मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया हुआ है ओरे, ओरे को फिर कंसंट्रेशन किया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे ओरे क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, काफ़ी सारी डेफिनेशन 1 मार्क्स की भी आपकी पूछी जाती हैं। और मेटल्स आपकी मेनली 3 टाइप्स की रहती हैं। एक तो हाई रिएक्टिविटी जो काफ़ी रिएक्टिव होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आती हैं। कुछ आती है मीडियम रिएक्टिविटी की और कुछ आती हैं लो रिएक्टिविटी की। और इनको किस तरीके से हम धरती से निकालते हैं, इनको प्योरीफाई करते हैं, वो टोटली प्रोसेस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस है वो भी इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस है जो वो प्रोसेस की जाती है किसके लिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए। जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में यदि बात करें, ये क्या है आपकी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये मीडियम रिएक्टिविटी की हैं, और ये क्या है हमारी लो रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको अर्थ में से हम निकालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। इस टॉपिक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत में तो हम इंट्रो देख लेते हैं, और इंट्रो में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आई हुई हैं। अक्रेंस ऑफ मेटल, मेटल किस फॉर्म में जो पाई जाती हैं अर्थ में, उससे रिलेटेड है। तो इसमें एक तो है मिनरल की डेफिनेशन। और मिनरल क्या होते हैं, ये कुछ जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी नेचर के अंदर क्या है, या अर्थ क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं। कोई ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, कोई सल्फाइड की फॉर्म में, अलग अलग जो हमारी मेटल्स होती हैं, खासकर जो एलिमेंट्स जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे एक से लेके लगभग 118 एलिमेंट्स है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, फर्दर भी उनकी डिस्कवरी होती रहती है। तो वो अर्थ क्रस्ट में धरती की जो भूपरपट्टी है, ऊपरली सरफेस है, उसको उसमें किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिनरल्स, खनिज लवण हिंदी में बोलते हैं इनको। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनमें जो मिनरल्स के अंदर है ना, एक पर्टिकुलर मैटर है, मेटल है या फिर एलिमेंट है, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मिनरल तो क्या है, इसके अंदर आपकी कोई भी मेटल्स हैं, काफी सारी मेटल्स हैं वो इसके अंदर मिल सकती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, हो सकता है एल्यूमिनियम है, सभी मिल सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जगहें जहाँ पे या जिस मिनरल में कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल मिलती है, जैसे एल्यूमिनियम ही मिल रही है, तो उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओरेज बोल दिया जाता है। ओरेज कोई अलग चीज नहीं है, जिस किसी मिनरल में कोई एक पार्टिकुलर मेटल यदि ज्यादा अमाउंट में मिलती है तो हम उस मिनरल को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या मेटल का ओरे बोल दिया जाता है। तो ओरेज एंड मिनरल्स में आपसे डिफरेंशिएट करना पूछा जा सकता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब हम पढ़ते हैं कि मेटल्स को इन मिनरल्स से या फिर ओरेज से किस तरीके से निकाला जाएगा, उसी की सीक्वेंस रहेंगी, स्टेप्स रहेंगे। अब बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेस पे आपको बताया है 3 टाइप की हमने कैटेगरी बनाई हुई है मेटल्स की। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से भी उनको क्या करते हैं, वो हम सेपरेट करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा मीडियम रिएक्टिविटी में जिंक, आयरन, लेड और कॉपर आ जाता है। इसके अलावा जो सिल्वर और गोल्ड है ये आपकी नेटिव स्टेट में मतलब फ्रीली ऐसे ही मिल जाती हैं, इनको एक्सट्रैक्ट
जैसे हम अर्थ से निकालेंगे ना, एज इट इज ये प्योर फॉर्म में मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपसे बातें की हुई हैं, जैसे कि जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये क्या है हमारी नॉर्मली फ्री स्टेट में मिलती हैं, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती हैं। ये एज इट इज ही हम यूज कर सकते हैं, इनको स्पेशल किसी प्रोसेस से गुजारने की जरूरत नहीं होती। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कई बार कॉपर और सिल्वर है ना कंपाउंड स्टेट में मिलती हैं, जैसे सल्फाइड के साथ और ऑक्साइड के साथ मिलती हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड की हुई मिलती हैं, या फिर सल्फाइड के साथ, इसलिए इनको बोल देते हैं सल्फाइड या ऑक्साइड। ओरेज की फॉर्म में मिल सकती हैं। यहाँ से वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो टॉप है रिएक्टिविटी सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती हैं आपकी और सो रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। पूछ लिया जाए फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलती है ये मेटल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, इसलिए ये किसके साथ कंपाउंड किए हुए मिलती हैं, लगभग कार्बन या इसे ऑक्सीजन या फिर ज़्यादातर सल्फर के साथ। इसके अलावा मिडल में जो आ जाती हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये किसके साथ मिलती हैं आपको, ज़्यादातर नॉर्मल रिएक्टिविटी होती है इनकी, कम मतलब मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हम मानते हैं इनको। और अर्थ क्रस्ट में किस में मिलती हैं, ऑक्साइड में, सल्फाइड में और कार्बोनेट्स में, या तो इनके साथ ऑक्सीजन लगा मिलता है या सल्फर या फिर कार्बोनेट्स CO3 इनकी फॉर्म में मिलती हैं। और यही हमारे लिए चैलेंज होता है कि ऑक्सीजन को इससे कैसे सेपरेट करें ताकि बस प्योर मेटल है वो मिल सके। और ज़्यादातर हम जो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट रहेगा वो इन मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के लिए रहेगा। इसके अलावा ज्यादातर जो हमारी मेटल्स हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों मिलती हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है अर्थ क्रस्ट में, और ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में भी अच्छी खासी अमाउंट में मिलता है, 21% के रूप में मिलेगा। तो इसलिए ज्यादातर जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर लेता है, रिएक्टिविटी कर लेता है किसके साथ, मेटल्स के साथ। तो इसलिए हमको ज्यादातर मेटल्स है ना वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिलती हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आप याद रख सकते हो, जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी समझने में मिलेगा कि कौन सी मेटल है वो किसको डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं जिंक की रिएक्शन, यदि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक इजिली कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ऊपर वाली जितनी भी ये मेटल्स है ना, ये अपनी लोअर मेटल्स को इजिली डिस्प्लेस कर सकती है। डिस्प्लेसमेंट का भी हम प्रोसीजर इसमें पढ़ेंगे, कुछ जगह पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। इससे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन है वो समझ लिया है कि मेटल्स किस फॉर्म में मिलती हैं, कौन सी मेटल हैं वो ऑक्साइड सल्फाइड में मिलेंगी, कौन सी फ्री स्टेट में मिलती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ओरेज का, हमने पढ़ लिया जिस भी मेटल को हम इजिली किसी भी मिनरल से निकाल सकते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरे। और ओरे आपको ऐसा प्योर नहीं मिलता, ओरे के साथ भी आपको क्या मिल जाती हैं, काफी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं वो मिल जाती हैं ओरेज के अंदर। कॉन्टामिनेटेड मतलब एक प्रकार से दूषित बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ मिक्स हुई मिल सकती हैं। मिक्सर की फॉर्म में इम्प्यूरिटीज जो होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, या गैंग्यू भी बोला जाता है, जैसे उसके अंदर सोयल सैंड वगैरह मिलती। तो ये पार्टिकुलर डेफिनेशन आपसे आएंगी, मिनरल्स क्या होता है, ओरेज क्या होती हैं, गैंग्यूज क्या होते हैं। गैंग्यूज एक प्रकार की इम्प्यूरिटीज हैं। तो हमारा मेन काम क्या है, इनको ही जो इम्प्यूरिटीज है इन्हीं को हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। किससे पहले, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले, मेटल्स को मतलब शुद्ध बनाने से पहले इन इम्प्यूरिटीज को निकालना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओरेज, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओरेज भी बोल दिया जाता है। एनरिचमेंट भी बोल देते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओरे, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओरेज। चलो ज्यादा से ज्यादा वो मेटल की कंसंट्रेशन हमने बढ़ानी है, इम्प्यूरिटीज को निकाल देना उसमें से। अब सबसे पहला जो आपका प्रोसीजर है वो आएगा किसके लिए, लो रिएक्टिविटी या लो एक्टिविटी सीरीज वालों के लिए। जो हमने पढ़ा था कौन कौन आ जाते हैं इसमें, कॉपर आ जाता है, मरकरी आ जाता है। तो इनको हम क्या करते हैं, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, हमने आइडिया ले लिया इनका। तो सिंपली मिलेंगी तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगी या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, सिंपल हीटिंग से भी, सिंपली क्या किया जाता है, हम हीटिंग प्रोसेस से ही यूज करते हैं। केवल लिखा भी हुआ इसमें हीटिंग प्रोसेस ही करेंगे। जैसे कोई भी, जैसे सल्फाइड का एक ओरे मिल गया हमको, मरकरी सल्फाइड, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है। हमेशा याद रखना, किसी भी सल्फाइड को या फिर कार्बोनेट को हम कहते हैं
मेनली ऑक्साइड ओरे में बदलते हैं। और पूछ भी लिया जाता है कि ऑक्साइड के अंदर क्यों कन्वर्ट किया जाता है, दूसरों से हम क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से हम इजिली, ये जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड से जैसे इसमें आया था मरकरी का ऑक्साइड बन गया, तो किसी भी ऑक्साइड से हम मेटल्स को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे जो सल्फाइड वगैरह या कार्बोनेट वगैरह उनकी कंपैरिजन में। इनको आसानी से हम रिड्यूस करवा के हमारी प्योर मेटल है वो अलग कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा HgO ये बना है, इसको और फर्दर हीटिंग करेंगे तो सिंपली क्या बन जाता है, हमारा मरकरी अलग हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, और ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में उड़ जाती है। तो सिंपल हीटिंग याद रखना आपने, हीटिंग से ही हम क्या कर सकते हैं, लो रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स को नॉर्मली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार का एग्जांपल कॉपर का दिया हुआ है, कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड उसके बाद क्या है, वैसे तो ये जो हमारा बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्यूप्रस और क्यूप्रिक में क्या फर्क है, क्यूप्रिक या फिर क्यूप्रस, क्यूप्रस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 होती है कॉपर की, जबकि क्यूप्रिक में प्लस का 2। यदि ये कॉपर ऐसे मिलता ना तो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड था, लेकिन इसने अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे Cu2O लिखा हुआ है। Cu2 का मतलब है ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 ही है, लेकिन कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि 2 होती तो दोनों की 2 लग के कैंसिल हो जाती। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में, और क्यूप्रस ऑक्साइड को फर्दर हम किसके साथ गर्म करेंगे, हमारे क्यूप्रे ये बोल सकते हैं हम क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, तो उस केस में क्या बन जाता है, हमारा कॉपर है वो अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। मरकरी के केस में तो हमने क्या किया है, सिंपल इसको फर्दर हीटिंग किया है, इसमें फर्दर हीटिंग नहीं कर सकते हम, फ्रॉम इट्स ओरे बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको कॉपर सल्फाइड के साथ ही हीट करना पड़ेगा। डायरेक्ट अकेला हीट करने से ये ऑक्सीजन है वो नहीं निकलती। सल्फर क्या है, सल्फर इसलिए यूज किया है, इसके अंदर सल्फाइड इसलिए यूज किया है क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 बना लेता है, और हमारा कॉपर है वो बिल्कुल फ्री स्टेट में या फिर प्योर स्टेट में अलग रह जाता है। तो ये तो था हमारा किसके लिए, लो रिएक्टिविटी सीरीज वालों के लिए। ये देख सकते हैं हम, लो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सल्फाइड ओरे की रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग का मतलब आगे बढ़ेंगे, रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है किसी भी चीज को, और खासकर सल्फाइड वालों को, ताकि उसको किस में कन्वर्ट किया जा सके, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सके। देख भी सकते हो सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं ऑक्साइड में बदलने के लिए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। और जब ऑक्सीजन नहीं दी जाती, ओनली हीट किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसी को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और बदला तो इसमें भी ऑक्साइड में ही जाता है, लेकिन इनकी किसके लिए प्रोसेस की जाती है, कार्बोनेट वालों के लिए। अब कार्बोनेट में हम देखते हैं ऑक्सीजन पहले से इनके पास होती है, सिंपली हमको कार्बन निकालनी होती है इसमें से, तो सिंपल इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी यदि हीट कर देंगे ना तो ये सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देख लेते हैं इनके लिए कैसे प्रोसेस की जाएगी। जैसे इसमें मिडल वाले जो भी एक्टिविटी सीरीज वाली मेटल्स है ना, उनके लिए ये प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कोई भी सल्फाइड ओरे या कार्बोनेट ओरे की फॉर्म में जो ये मेटल्स मिलती हैं, इनको किस में बदलते हैं हम, ऑक्साइड्स में बदलते हैं। और बोल भी दिया इसने ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, क्योंकि ईजियर होता है ऑक्साइड से मेटल्स को निकालना, इसलिए सबसे पहले इनको क्या किया जाता है, रिडक्शन से पहले इनको सल्फाइड या कार्बोनेट्स को इसमें किया जाता है, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट किया इसको, तो क्या बन गया हमारा, ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो रिमूव होगी। अब इसको तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको फिर कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो Zn अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वो बाहर निकल जाती है इस तरीके से। और रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया है हमने। कैल्सिनेशन में क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन है इसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी कार्बोनेट में होती है। सिंपली हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, ऑक्साइड। और ऑक्साइड की वही फर्दर प्रोसेस करेंगे, कार्बन के साथ रिडक्शन करवा दिया जाता है। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का आपको डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। और इसमें हम, हमारे पास जो जिंक के अलग अलग ओरे हैं, ये जिंक का सल्फाइड ओरे है और ये जिंक का कार्बोनेट ओरे है। तो जिंक का कार्बोनेट ओरे यदि आपसे आ जाए ना, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि उसके लिए कौन सी प्रोसेस आप यूज करोगे। कार्बोनेट के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं।
कैल्सिनेशन, जबकि सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है उसको। उसके बाद जैसे रिडक्शन का वैसे आइडिया मैंने दे दिया है, जब भी हम मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो कार्बन एक बड़ा ही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना, यहाँ पे दिया भी हुआ है, जो हम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कार्बन है वो यूज करते हैं। और ज्यादातर केसेस में कार्बन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है या फिर जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन इज मच हायर देन मेटल। कोई भी मेटल से इसकी जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है ना वो ज्यादा होती है, अच्छे से बाइंड कर लेता है, इसलिए जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाती है, जिंक हमारा प्योर है वो बच जाता है। हमारा मकसद ही यही है कि हमारी जो मेटल है वो अलग स्टेट में रह जाए, उससे जो भी इसके साथ चिपके हुए हैं ना, कोई सल्फाइड है, कोई कार्बोनेट है, कोई ऑक्सीजन है, वो अलग किया जा सके। इसके अलावा आपसे दूसरी दो मेथड यदि पूछे तो वो क्या हो सकती है? इसके अलावा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने आइडिया दे भी दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो भी यूज की जाती हैं। क्या करते हैं हम? सिंपली इन जो भी हमारे ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे इसमें MnO2 है, MnO2 हमारा एक ऑक्साइड है, MnO2 ऑक्साइड है, और ऑक्साइड ओरे बोल सकते हो, उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव बोल सकते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है किससे? जो मैग्नीज है उससे। तो इससे क्या होएगा? मैग्नीज से हमारी जो ऑक्सीजन है वो हट जाएंगी और किसके साथ लग जाएंगे? एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेती है। तो ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं, किसके लिए? खासकर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? थर्मिट रिएक्शन भी इसको बोल दिया जाता है। ज्यादातर किसके द्वारा यूज की जाती है? रेलवे वर्कर्स के द्वारा, रेलवे वर्कर्स को मेथड को यूज करते हैं। डायग्राम भी दिया हुआ है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपका, ऐसे डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है। तो ये किस चीज का डायग्राम है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन है वो क्या है, तो रिएक्शन आपको ये याद रखनी पड़ेगी क्या है, इसको समझ भी लेंगे हम। इसमें क्या होता है मेनली, जब रेलवे के ट्रैक टूट जाते हैं ना, बीच में से क्रैक हो जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े रेलवे ट्रैक को उखाड़ के और उसको फिर वेल्डिंग के लिए लेके जाना एक बड़ा ही टिपिकल सा काम है। तो उस केस में हमारे पास एक क्या है? सेटअप होता है। और सेटअप के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिसकी वजह से क्या होएगा? जो ऑक्साइड है ना आयरन के साथ है वो एल्यूमिनियम के साथ बन जाएगा, और आयरन आपका लिक्विड स्टेट में है वो अलग हो जाता है। और यही आयरन लिक्विड स्टेट में क्या करेंगे हम? जो टूटी हुई जो रेलवे लाइंस हैं उनके बीच में इंसर्ट करवा देंगे, और जैसे ही ये ठंडा होएगा तो सॉलिड बन के इस ट्रैक को या फिर इस क्रैक को फिल कर लेता है। तो थर्मिट रिएक्शन में मेनली क्या होता है, याद रख सकते हैं हम इसमें, जाहिर सी बात है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इनमें अच्छी खासी हीट निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इतनी ज्यादा हीट है ना, जो ये क्या करती थी, हमारे आयरन को भी पिघला देती है। सोचो कितनी ज्यादा हीट है वो पैदा होती है। इस केस में हम क्या करते हैं? रिएक्शन ऑफ आयरन ट्राई ऑक्साइड, आयरन ट्राई का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयरन की? 3 है। बोल सकते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड भी है ये, फेरिक ऑक्साइड। और एक फेरस ऑक्साइड क्या होता है? फेरस ऑक्साइड, जिसके अंदर हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको याद रखनी है। तो आयरन या फिर फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो ये रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए भी काम में आता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो मशीन के पार्ट हैं उनमें यदि क्रैकिंग हो जाती है उनको भी जोड़ने के काम आता है। इसी प्रोसेस को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, केवल डायग्राम भी आपको दे दिया जाए। तो इस बर्तन में क्या करते हैं हम? सिंपली क्या रखेंगे? दोनों को एक साथ रखेंगे, अलग मतलब पहले अलग अलग रखा जाता है, फिर उन दोनों को मिला दिया जाता है। मिलाने से क्या होएगा? हमारा थोड़ा सा यदि हम उनको हीट कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो नहीं शुरू हो जाती है, और उसके बाद फर्दर हीटिंग है वो अपने आप ही क्रिएट कर लेती है, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अलग हो जाता है, और आयरन लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से वो इसमें से नीचे निकलता है, और हमारे जो ट्रैक है उसको वो फिल कर देता है। तो इस तरीके से थर्मिट रिएक्शन का बड़ा ही हमारा इंपॉर्टेंट काम रहता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जो लास्ट रहेगा
कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम जो टॉप वाली मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हम सिंपली हीटिंग विद कार्बन से नहीं कर सकते रिडक्शन इनका। यदि कोई भी हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे कौन सी, सोडियम वगैरह है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम और पोटेशियम वगैरह है, ये जितनी भी रिएक्शन स्टॉप पे आती है ना, इनके लिए हम कार्बन के साथ इनको हीट करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये, बिकॉज इसमें रीजन भी दिया हुआ है, दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन के साथ अटैच रहने की जो कैपेसिटी है, इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच रहने की जो कैपेसिटी है ना इन मेटल्स की, वो ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। तो कार्बन उनको हटा नहीं सकता। तो उस केस में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इनके मोल्टन स्टेट में से, मोल्टन क्लोराइड में से। मोल्टन क्लोराइड का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl है ना, NaCl, इसको हम गर्म करके लिक्विड स्टेट में ले आएंगे, मोल्टन स्टेट वो होता है। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप NaCl वाटर में घोल देते हो और उससे वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, साल्ट लेंगे और साल्ट को क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर रख के और उसको पिघला देंगे हाई टेम्परेचर पे। फिर क्या करेंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक कैथोड और एक एनोड, और कैथोड पे क्या रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज और एक पे रहेगा पॉजिटिव। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे इसके अंदर से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, आपके जो सोडियम है, सोडियम क्या होंगे, सोडियम इस जगह पे आके इकट्ठे होंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, और क्लोरीन है वो इस जगह पे इकट्ठे होकर क्लोरीन गैस की फॉर्म में है वो बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो सोडियम है वो एक जगह पे अटैच होता रहता है, उसकी मात्रा है वो बढ़ती रहती है। इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके ही हम इनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही यदि हम डायरेक्ट रिमूव करें तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो इसमें सिंपली आपसे यही पूछा जाता है कि सोडियम है वो किस एंड पे इकट्ठा होता है, कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलता है आपको, क्लोरीन मिलता है। तो NaCl में से सोडियम को अलग करने का ये तरीका रहता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को भी हम किससे सेपरेट करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की बात करें तो किस में टूट जाएगा आपका, Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। और पॉजिटिव वाले हमको पता है किसके पास जाएंगे, कैथोड की तरफ, तो एल्यूमिनियम वहां पे इकट्ठा होता रहेगा, जबकि ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जाएगा आपका, एनोड की तरफ। और एनोड पे क्या है, O2 के अंदर कन्वर्ट होके गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, एल्यूमिनियम हमारा अलग हो जाता है। तो ये आपको सिंपली बेसिक बातें याद रखनी है। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज की है मेटल्स है ना, उनको हम सिंपल हीटिंग से अलग कर सकते हैं, हाई वालों को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बीट वाले जो हमारी बच गई हैं मीडियम रिएक्टिविटी की, उनको हम क्या कर सकते हैं, कैल्सिंग या रोस्टिंग से पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड से उनको सिंपल मेटल में लेके आने के लिए रिडक्शन करवाया जाता है। रिडक्शन आप कार्बन की वजह से भी कर सकते हो, और दूसरा किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ भी कर सकते हो। अब एक बार हमारे पास यदि मेटल आ गई ना, उसको हमने क्या करना है, फिर रिफाइन करना है। उसके अंदर और भी कुछ इंप्योरिटी यदि बची हुई है, ये सबके लिए ही है, कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज की हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लो हो, चाहे हाई हो, उनके लिए ये मेथड यूज की जाएगी कि उसको प्योर कैसे किया जाए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था। के बीच में दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना, हालांकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोला जाता है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। सोडियम पहले पॉजिटिव चार्ज में था, सिंपल सोडियम में कन्वर्ट हुआ, तो रिडक्शन ही हुआ है इसका। और क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही इसमें समझ सकते हैं ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था तो वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हुआ है, जाहिर सी बात है क्या हुआ इसका, रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक को रिडक्शन बोलेंगे। जबकि आगे क्या है, प्योर मेटल्स को निकालना इलेक्ट्रिसिटी से, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलेंगे। रिफाइनिंग मतलब प्योर करना उसको। इसमें भी क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम इस मेथड से यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। क्या करते हैं इसको, इम्प्योर मेटल्स इज मेड एट एनोड। तो इम्प्योर मेटल्स है ना, उसको हम पॉजिटिव एंड की तरफ रख लेते हैं, जबकि प्योर मेटल को कैथोड एंड की तरफ रख लेते हैं। थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड। थिन का मतलब बिल्कुल पतली पत्ती लेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल पतली पत्ती ली जाती है, जबकि यहाँ पे हम क्या है, जितनी भी जो हमारे पास
इम्प्योर मेटल का जो भी टुकड़ा है उसको हम इस पर रख लेते हैं एनोड पे, और उसके बाद क्या रखेंगे, फिर इनके सॉल्यूशन में इनको डाल दिया जाता है। जैसे ये सॉल्यूशन है, जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर दी जाती है। अब होगा क्या, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे जो हमारी कॉपर है ना, इम्प्योर है, जो इम्प्योर, ये क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है, और इलेक्ट्रॉन देके किस में चला जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव। कहने का मतलब इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। आप 11th या ट्वेल्थ क्लास में स्पेशली पढ़ते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, वहां पे डिटेल पता लगती है कि कॉपर है ना अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेता है, किस पे, जो इम्प्योर वाली साइड है उस पे, और सॉल्यूशन में चला जाता है। देख सकते हो आप, Cu2 पॉजिटिव में चला गया, और सॉल्यूशन में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव भी है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होएगा, अब इस साइड में आके क्या करेगा, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने लूज किए थे ना कॉपर ने, वो इलेक्ट्रॉन तो हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं आगे बैटरी के अंदर, और वो आगे एक सर्कल बना लेते हैं, मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जबकि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो वापस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा किस सिरे पे, एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, एट कैथोड। ये क्या करेगा, अपने कॉपर है जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेके और कॉपर मेटल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आके कॉपर मेटल आएगा, और कॉपर मेटल क्या है, स्ट्रिप के साथ चिपकती रहती है, और क्या होगी, वो इकट्ठी होती रहेगी इसके ऊपर। मतलब जो हमारी ये स्ट्रिप्स थी ना, ब्लू कलर में जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्योर मेटल की स्ट्रिप्स है, वो थिकर होती रहती है, मोटी होती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है। और जबकि हमारी इम्प्योर वाली थी जो, वो क्या होगी, वो पतली होती रहेगी। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती है ना, तो हमारी जो स्ट्रिप्स हैं, प्योर वाली जो स्ट्रिप है वो मोटी होती रहती है। कौन से सिरे पे, कैथोड वाले सिरे पे, क्योंकि कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा है, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं। कॉपर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर करके अपनी नेचुरल या फिर न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है कैथोड पे, और जबकि कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ता है, एट एनोड। इस तरीके से एक जगह क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम रिडक्शन हुआ है, इस सिरे पे रिडक्शन होता है, और इस सिरे पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से क्या होएगा, हमारे जो ये मेटल है ना, या इम्प्योर मेटल है, इसमें से कॉपर कॉपर हटता रहेगा। बाकी जो भी इम्प्योरिटी है, डस्ट वगैरह है, सोइल वगैरह है, वो कहीं नहीं जाएगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। और किसके सिरे नीचे इकट्ठी होगी, जहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल ली थी, उसका जो डस्ट या इम्प्योरिटी है, वो एनोड के नीचे इकट्ठी होती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड भी बोला जाता है। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, एनोड मड क्या होता है। एनोड मड वो डस्ट पार्टिकल या फिर जो सोयल पार्टिकल होते हैं, जो कि किसके नीचे इकट्ठे होते हैं, बिलो द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ अमाउंट है वो एसिड की भी रखी जाती है, प्रोसेस को क्या करने के लिए, नॉर्मली कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके से रिफाइनिंग तक है जो हमारी प्रोसेस है, वो मेटल एक्सट्रैक्शन की वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आके हमारा जो मेटल एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स में आप पढ़ सकते हो, हाई लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी की, किस तरीके से हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। रिफाइनिंग सबकी सेम रहती है, ये आपको याद रखना है। रिफाइनिंग हम सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही अलग करते हैं। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको इसलिए अच्छे से समझाए जाते हैं ताकि आप उसको एक पिक्चर टाइप में याद रख सको, क्रैमिंग ना करनी पड़े आपको रिएक्शंस की। और इसमें ये कैथोड और एनोड का जिक्र भी आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने बताया था। एनोड पे कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, जबकि कैथोड पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने कॉपर सिम उसमें आ जाता है। रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। बस आपसे CBSE टाइप के एग्जाम्स में या फिर स्टेट बोर्ड में भी ये पिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, मिनरल्स क्या है, ओरे क्या है, गैंग क्या है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल मिल जाती हैं, सिल्वर और गोल्ड मिल जाती हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। हालांकि सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाती है, गोल्ड एंड प्लेटिनम भी आप लिख सकते हो, प्लेटिनम। तो ये एग्जाम्पल वैसे सारे ही ठीक हैं। वट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या यूज किया जा सकता है,
इसके अलावा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आपका थर्मिट रिएक्शन भी है। यदि आपसे पूछे ना विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन थर्मिट रिएक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम किसका करते हैं, खासकर हायर रिएक्टिविटी सीरीज वालों का। तो पूछा तो इसने रिडक्शन ही है ना, या फिर ऑक्साइड से हम अलग कर सकते हैं। और इसने कोई ऐसी मेटल भी नहीं बोली ये लो रिएक्टिविटी है। तो ये तीनों प्रोसेस, थ्री मेथड भी पूछे ना, थ्री का भी आप जवाब दे सकते हो। हालांकि ज्यादातर कार्बन वाला ही ज्यादातर याद रहता है, रिडक्शन विद कार्बन, रिडक्शन विद कार्बन ये भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, जो कि लगभग लास्ट टॉपिक रहते हैं चैप्टर के, कोरोजन। कोरोजन क्या है, फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। कोरोजन एक प्रकार का हम बोल सकते हैं डिग्रेडेशन होता है, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में हम किसी भी मेटल को छोड़ देते हैं, जैसे इसमें आपसे याद रखने एग्जांपल, सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं जब उनको एयर में ऐसे ही छोड़ा जाता है। किसकी वजह से पड़ते हैं ये जरूर याद रख लेना, सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक होते हैं। कोरोजन, किसका कोरोजन किस कलर का होता है और उसमें कौन सा केमिकल होता है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये तीनों। कॉपर है ना, जो कॉपर किस कलर का हो जाता है आपका, ग्रीन कलर का हो जाता है। और ग्रीन कलर का किसकी वजह से, कॉपर कार्बोनेट की वजह से कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। इसके अलावा जो वैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसका भी जो स्टैचू का कलर है, पहले वो कॉपर था लेकिन अब वाइटिश दिखाई देता है, क्योंकि वो कॉपर है ना, वो क्या हो गया कोरोडो के, और इतना ज्यादा ग्रीनिश कलर आ गया है कि वो वाइटिश दिखाई देता है। तो आयरन है, आयरन का तो हम पढ़ते ही हैं, रस्ट बनता है आयरन की, कोरोजन को रस्ट बोला जाता है। और ये किसकी वजह से, Fe2O3 XH2 का फॉर्मूला ये रहता है, फेरिक ऑक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल जो Fe2O3XH2O रस्ट का फॉर्मूला आपसे कभी पूछे तो। उसके बाद कोरोजन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, आयरन के आर्टिकल्स के लिए तो हम सिंपल 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं, पेंटिंग रंग करके, ऑयलिंग, ग्रीजिंग वगैरह, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है जिसमें हम जिंक, जिंक की लेयर है वो चढ़ाते हैं किसके ऊपर, स्टील या फिर आयरन के ऊपर, बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक। और जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है इनसे, तो जिंक का कोरोजन हो जाता है। ये बोल सकते हैं हम, जिंक है ना अपने खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिंक की लेयर खुद सेक्रीफाइस हो जाएगी लेकिन आयरन को कुछ नहीं होने देगी। तो जिंक की लेयर है वो जरूर क्या हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन हमारा जो आयरन है वो प्रोटेक्टिव रहता है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक की लेयरिंग है वो की जाती है। एक ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस जगह पे रस्टिंग होगी या नहीं होगी, या फिर इस जगह पे ही रस्टिंग क्यों होती है। इसमें आयरन की नेल ली हुई है 3 टेस्ट ट्यूब में, एक आयरन की नेल में तो हमने क्या रखा है, ड्राई एयर रखी है, और एयर में से ड्राई करने के लिए, वाटर वेपर्स को निकालने के लिए क्या यूज किया है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज किया है। कैल्शियम जो क्लोराइड होता है ना, ये वाटर वेपर्स को क्या कर लेता है, सोख लेता है, इसलिए यहाँ पे वाटर नहीं है, केवल एयर एयर है। तो इसको यदि हम रखे रहेंगे ना, तो उस केस में आपको क्या होएगा, कोई भी रस्टिंग है वो नहीं दिखाई देगी। दूसरे केस में यदि आयरन नेल को हम प्योर वाटर के अंदर डुबो के रखते हैं ना, एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं, छुटवा देते हैं, फिर भी आपकी कोई रस्टिंग नहीं होगी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिया है, वाटर के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑयल हमने रख दी है, क्योंकि ऑयल क्या करता है, जो एयर के अंदर गैसेज है ना उनकी सोल्युबिलिटी को कम कर देता है। अब एयर वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, नहीं घुल सकती, और एयर नहीं घुलेगी तो हमारे वाटर के जरिए वो आयरन नेल्स के पास नहीं पहुंच सकती। और यदि हम क्या करें, आधा तो वाटर में छोड़ दें और आधा एयर में छोड़ दें आयरन नेल्स को, तो वो जंग खाना शुरू कर देती है। तो इसमें जो टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें आयरन के साथ हमने एयर को भी छोड़ दिया और वाटर को भी छोड़ दिया, O2 को भी छोड़ दिया। और तो ये याद रखना आपने, रस्टिंग के लिए दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस एक्टिविटी का मेन कंक्लूजन यही है, आप अकेला वाटर से या फिर अकेली ऑक्सीजन या एयर से रस्टिंग कोज नहीं कर सकते जब तक दोनों आपके पास नहीं है। इस तरीके से ये एक्टिविटी का कंक्लूजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलोइज क्या होते हैं। एलॉय फॉर्मेशन भी रस्टिंग या कोरोजन से बचाने का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी हैं वो मिलती हैं। एलॉय से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें आपको एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकें। जैसे आयरन है, आयरन
जो कभी भी प्योर स्टेट में हम यूज नहीं करते हैं आयरन को। आयरन, क्योंकि प्योर आयरन है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच इजिली, आसानी से क्या है मुड़ सकता है। यदि हम गर्म करें ना, आयरन को गर्म करके मोड़े, इजिली मुड़ जाता है प्योर स्टेट में। लेकिन यदि हम क्या करें, इसके अंदर मिक्स कर दिया जाए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना 0.05%, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और जब हम निकिल एंड क्रोमियम के साथ इसको मिला देते हैं तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील है वो बन जाता है। स्टेनलेस स्टील बर्तनों पे भी लिखा हुआ मिलता है, घर पे बर्तन यूज करते हैं। धब्बे रहित स्टील, धब्बे नहीं लगते हैं, जंग नहीं खाता है ये, हम बोल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है ये याद रखना, जब हम निकिल एंड क्रोमियम के साथ इसको मिला देते हैं। नॉर्मल स्टील है, हम किससे बना सकते हैं, कार्बन ऐड करके भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है ना वो बड़ी अच्छे ढंग से हम इंप्रूव कर सकते हैं। एलओए क्या होता है आपका, एलओए की डेफिनेशन पूछी जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल, दो से ज्यादा मेटल्स को मिला सकते हैं या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को भी मिला सकते हैं। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहले मेल्ट किया जाता है प्राइमरी मेटल को, जो मेन मेटल है। जैसे हमने आयरन के अंदर है ना, आयरन के अंदर क्या क्या मिलाया था, क्रोमियम एंड दूसरा निकिल मिलाया है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले आयरन को गर्म करेंगे और उसके बाद क्या है, डिजोल्व कर दी जाती है दूसरे एलिमेंट्स को डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। तभी उस प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में हिस्सों में मिलाते हैं, एकदम से मिलाएंगे तो उससे भी हो सकता है हमारा एलोए बढ़िया तरीके से क्या ढंग से तैयार ना हो, और उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है। तो ऐसे पूछ ले जाते हैं एलोए कैसे बनाया जाता है, एक नंबर में कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस आ चुका है, लेकिन ये दो बातें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। तो एनसीईआरटी की हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन इन्हीं में से बना बना के पूछे जाते हैं। डू यू नो में भी आप पढ़ सकते हो, प्योर गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड जिसको बोला जाता है, ये भी हम ज्वेलरी मेकिंग में यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और गोल्ड की जो कारीगरी होती है, इसको जो बिल्कुल बनाया जाता है अच्छे ढंग से, तराशा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिजाइन निकाले जाते हैं ना, वो बड़े ही क्या होते हैं, बोला भी जाता है जो 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की जो मार्क करता है ना गोल्ड के ऊपर, तो एक पार्टिकुलर शेप देने के लिए वो बड़ी ही मतलब बारीकी का काम होता है। और यदि वो इतनी बारीकी से किया हुआ काम नॉर्मल थोड़े से मोड़ने की वजह से मुड़ जाए वो, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 24 कैरेट गोल्ड कभी यूज नहीं करते हम, कितना यूज करते हैं ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड, और 2 कैरेट इसमें क्या मिला दिया जाता है, कॉपर, ताकि जो हमारे मेटल है ना ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए, और हार्ड होने की वजह से जो शेप बनाई है ना वो पार्टिकुलरली बनी रहे। ये ना हो कि थोड़े से दबाव होने की वजह से ही वो क्या हो सके, वो डिजाइन चेंज हो जाए उसका। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है ताकि क्या किया जा सके, ज्वेलरी वगैरह वो बनाई जा सके। इसके अलावा एक एलोए से रिलेटेड ही डिस्कशन है, ये भी एलोए का ही था। 22 कैरेट गोल्ड है ना, ये एलोए का ही एक प्रकार का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिल जाती है ना, तो उसके एलोए को हम अमलगम बोलते हैं। अमलगम, ये आपको याद रखना है, अमलगम क्या होता है, मरकरी का एलोए, मरकरी के साथ हम किसी को मिला देते हैं, जैसे ब्रास। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलोए इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल्स। इसमें दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और कंडक्टिविटी है वो भी लेस हो जाती है। कुछ केसेस में हम यूज कर देते हैं एलोए से, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी कई बार यूज कर लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये इसने करेक्टरिस्टिक्स इसमें दी हुई है, ये आप इन्हें याद रखनी है। इसके अलावा जो ब्रास है किसका एलोय होता है, याद रखना है, ये ब्रास किससे बनाया जाता है, कॉपर प्लस जिंक से बनाते हैं। इसके अलावा जो ब्रोंज है, ब्रोंज किससे बनाते हैं, ब्रोंज जिसके हम मेडल भी देखते हैं, मेडल किससे बनते हैं, कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन को जब मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बनते हैं इसी चीजों में लिखे हुए मिलेंगे आपको। और इसके अलावा आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और इन दोनों के एग्जांपल दिए हुए हैं आपके, ये बोला हुआ है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कॉपर हम वायर्स में यूज करते हैं, बड़े अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए ना, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट एलोइज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिविंग एग्जांपल्स, तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो। क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में से उठा के पूछे जाएंगे आपसे, कोई नई जगह से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा सोल्डर, एक और एग्जांपल दे दिया इसने, सोल्डर एक एलोय है किसका, लेड एंड टीन का, लेड एंड
टीन, इनकी क्या है ये सिंबल हैं लेड और टीन के। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। सोल्डर भी तो करवाते हैं ना, सोल्डर। सोल्डर क्या होती है, जैसे कई बार देखा हो आपने, एक छोटी सी वायर होती है वाइट वाइट कलर की, और जब सोल्डरिंग करते हैं या फिर वायर्स को चिपकाते हैं आपस में वाइट उसे सिल्वरी कलर से, तो वो सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग बड़ा ही कॉमन नेम है। ज़्यादातर हम जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह में जाके देखते हैं, वहाँ पे जो वायरिंग वगैरह शॉर्ट सर्किट्स वगैरह जो जोड़े जाते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स वायर्स को सोल्डरिंग से किए जाते हैं। तो सोल्डर का भी याद रखना आपने, पीबी और एसएन। लेड और टिन का क्या होता है, ये आपका एलॉय होता है। सोल्डर इसमें यूज किया जाता है वेल्डिंग वगैरह में। ब्रास वगैरह बर्तन भी मिलते हैं इसके, पित्तल के बर्तन जो यूज करते हैं, ब्रोंज के मेडल वगैरह भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी नहीं होती है। इसके अलावा एक मोर टू नो में आपको बताया हुआ है, हमारे इंडिया की एक कारीगरी है जिसके अंदर क्या है, आयरन पिलर है जो दिल्ली के अंदर है, उसके ऊपर जंग नहीं लगा है। और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है, कुतुब मीनार के पास है ये, न्यू दिल्ली में। और हम बोल सकते हैं 1600 ईयर्स एगो ही इसको बनाया गया था वर्कर्स ऑफ इंडिया के द्वारा। और उन्होंने एक ऐसी प्रोसेस को डेवलप किया था जिससे कि हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग से बच सकता था। और इस क्वालिटी की वजह से क्या है, रस्ट रेजिस्टेंस होने की वजह से इट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर मतलब रिसर्च करके देखा कि इसके ऊपर जंग क्यों नहीं लग रहा, इतने साल पहले बना हुआ है ये। तो कितना इसकी वैसे हाइट वगैरह दे रखी है, 8 मीटर ये ऊंचा है, और लगभग 6 टन इसका, 6000 किलो के आसपास इसका वजन है। तो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है ये, कुतुब मीनार के पास में। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा आप याद रखो तो। हालांकि ये आपका आयरन पिलर किसका है, एक प्रकार का एलोई ही है इसमें। एलोय मतलब मेटल्स के प्रोपोर्शन को इस तरीके से मिक्स किया हुआ है कि हमारा जो आयरन है ना वो जंग नहीं खाता है। एलॉयज की प्रॉपर्टी हमने देख ली है। एलॉय की प्रॉपर्टी पूछे तो ये मेटल्स को हार्ड बनाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यदि हमको कम करनी है उसके लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है वो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, सख्त भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपसे दिया हुआ है जिंक मैग्नीशियम कॉपर को हीट करते हैं जब हम फॉलोइंग मेटल्स के साथ, जब जिंक ऑक्साइड के साथ मेट करेंगे तो क्या होएगा, नो रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट के बेस पे दिया हुआ आपसे बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटल को बिल्कुल अलग करने के लिए। अब जो जिसका ऑक्साइड दिया हुआ है, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है वो कॉपर के साथ तो क्या ही रिएक्शन करेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो वहां पे तो आप डैश लगा सकते हो। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ छोड़ते हैं ना, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में यदि हम देखें, मैग्नीशियम क्या है वो टॉप पे आता है, फिर आता है जिंक और फिर आता है कॉपर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक की जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो जिंक इतना पावरफुल नहीं है कि मैग्नीशियम को हटा सके, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होएगी, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा मैग्नीशियम को छोड़ देंगे इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर को भी यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ छोड़ दें तो नो रिएक्शन होएगी यहाँ भी, क्योंकि कॉपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो देखी जा सकती है, और हमारी जो मैग्नीशियम है वो अलग हो सकती है। कॉपर ऑक्साइड के लिए हम यदि जिंक के साथ रखेंगे फिर भी रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ भी रिएक्शंस है वो मिल सकती है, और यहाँ पे फाइनली रिएक्शन नहीं हो सकती। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है, कहाँ कहाँ हुई है, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सिंपली जिंक ऑक्साइड के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और जिंक अलग हो जाता है। एक केस तो ये है। दूसरा केस कहाँ हमने देखा है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, सिंपली जिंक के साथ करवाएं तो जिंक ऑक्साइड और कॉपर अलग हो जाता है। ऐसे ही थर्ड केस किसका है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं हम, सिंपली मैग्नीशियम के साथ। उस केस में भी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो जहां जहां पे आप ऐसे टेबल बना के भी लिख सकते हो कहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड पूछा हुआ आपसे, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली, कौन सी मेटल्स हैं वो इजिली कोरोड नहीं होती है। तो जो हमने देखा है लो रिएक्टिविटी या लो एक्टिविटी सीरीज की मेटल्स की बात की हुई है इसने। लो एक्टिविटी में जैसे सिल्वर वगैरह हो गया, एग्जांपल भी दे सकते हो, ए जी ए यू गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम वगैरह वो इजिली कोरोड नहीं होती।
एलॉयज क्या है, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे ही ध्यान रखना है। NaCl कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NaCl तो ज्यादा एक्टिव है, कॉपर इसको नहीं रिमूव कर सकता, ये तो हम नहीं आएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ दी हुई है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आपको देखना पड़ेगा एक्टिविटी सीरीज में कौन सबसे आगे आता है। फिर भी इसमें कंफ्यूजन है तो हम देख सकते हैं आयरन और सिल्वर में, और ऑप्शन भी पढ़ के समझ लेते हैं। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, और यहाँ पे सिल्वर और कॉपर की रिएक्शन दी हुई है, कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा हमारा यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे यदि हम एक्टिविटी सीरीज में देखें ना, तो यहाँ पे आपका कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर बन जाता है। यहाँ पे जरूर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, फिर भी एक बार आइडिया के लिए हम कंफर्मेशन कर लेते हैं इसमें किस किस का हमने कंफर्मेशन करना है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का यदि हम इसमें देखें, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम इसको हटा नहीं सकता है, बोला ना एल्यूमिनियम मेटल है ना, अभी देखा था हमने, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम नहीं डिस्प्लेस कर सकता, हालांकि यहाँ पे आपको बता भी दिया कॉपर है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को जरूर अलग कर सकता है और कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, तो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। हर ऑप्शन आपको अच्छे से अप्रोच करना है, ये नहीं कि एक आंसर आपको पता है और उसको रट लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। फ्राइंग पैन क्या होता है, जिसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वो ध्यान रखना है। अब ग्रीस लगा के तो हम कुकिंग नहीं कर सकते ना उस पर, रस्टिंग से जरूर बचा सकते हैं। अप्लाइंग पेंट, पेंट भी हम खा नहीं सकते। फ्राइंग वर्ड आ गया ना, ये याद रखना, कुकिंग से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे। और अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करके, तो जिंक की कोटिंग करके जरूर हम गैल्वेनाइजेशन मेथड से यूज जरूर कर सकते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा। कभी सोचो जहाँ पे आल ऑफ द वो आ जाता है तो सारे ही आ जाएंगे। फ्राइंग पैन में कुकिंग से रिलेटेड आया है, और कुकिंग से रिलेटेड में हम पेंट वगैरह और ग्रीस वगैरह यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ने बोल दिया कोई भी एलिमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं आपको, कोई भी एलिमेंट दे देता है, उसकी रिएक्शन आपसे पूछ लेता है। इसने बोल दिया ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके या फिर रिएक्शन करके ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर भी अच्छा खासा सोल्यूबल है। तो कैल्शियम की यदि हम बात करें, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ बड़ा अच्छे ढंग से क्या करता है, सोल्यूबल होके क्या बनाता है, CaOH2 बनाता है, और इसको हम वाइट वॉशिंग में भी यूज करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो देखा जाता है। तो हालांकि हमारा क्वेश्चन है वो का जो ऑप्शन है ना वो ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कार्बन है, कार्बन जो CO2 है वो तो गैसियस फॉर्म में मिलता है ना वैसे भी, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका हम नहीं बोल सकते, मेल्टिंग पॉइंट उसका बड़ा ही लो है। सिलिकॉन SiO2 सैंड के अंदर मिलता है। आयरन है Fe2O3, इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, बात इसने सोल्यूबिलिटी की है। SiO2 है वो सैंड में मिलता है, सैंड कहाँ घुलता है इतना, और आयरन जो ऑक्साइड है वो भी नहीं घुलता, तो घुलने वाली बात है ना जो इसकी किसके साथ करेक्ट रहेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूड कैंस आर कोटेड विद जिंक, जिंक के साथ कोट करते हैं, टिन के साथ नहीं करते, इसका रीजन क्या है, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ऐसा तो कुछ नहीं है, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। इसने बोला है टिन के साथ कोट करते हैं, जिंक के साथ नहीं, तो जिंक की प्रॉपर्टी नहीं बतानी हमने, टिन टिन की बतानी है। तो जो फूड कैंस है उनको हम जिंक से इसलिए कोट नहीं करते क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, और जिंक ज्यादा रिएक्शन करेगा ना तो फूड में जो एसिडिक मैटर है उसके साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए टिन से हम ज्यादातर क्या करते हैं, फूड कैंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एक हैमर, हथौड़ा दिया हुआ है, बैटरी दी है, बल्ब दिया है, वायर्स दी है, स्विच दिया है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल हैमर से भी हम यूज कर सकते हैं। हैमर को यदि बार बार पीट रहे हैं किसी भी सैंपल को, तो यदि वो टूट नहीं रहा है, ब्रिटल नहीं है, मतलब वो बुरबुरा नहीं है, ब्रेक नहीं हो रहा, उस केस में हम मान सकते हैं वो हमारी मेटल है। इसके अलावा इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, इनसे हम एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट के अंदर सैंपल है वो रखेंगे, कंडक्टिविटी है, बल्ब यदि ग्लो करता है तो मेटल्स हैं, यदि नहीं है तो वो
क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि किस किस को यूज करके आप हैमर को यूज कर सकते हो अलग से, एक सेटअप तो हैमर का हो गया, दूसरा सेटअप क्या है, इनका रहेगा, सेटअप की बात है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि इनकी यूजफुलनेस क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मेटल्स की प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। हैमर से हम क्या पता लगा सकते हैं, एक प्रकार की मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर, मेलेबिलिटी का जिक्र कर सकते हैं हम। दूसरा किसका जिक्र कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इनकी इंपॉर्टेंस है कि इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन सेटअप से मेटल्स की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, पढ़ भी चुके हैं हम प्रीवियस पार्ट में, और दो एग्जाम्पल आपसे पूछे हुए हैं प्रीवियस पार्ट में, मैंने बोल दिया था और बता भी दिया था दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो Al2O3 होता है और एक ZNO होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपने, HCl के साथ, और एक बार करवानी है NaOH के साथ। और इसकी भी रिएक्शन ऐसे ही, एक बार HCl के साथ करवा सकते हो, एक बार NaOH के साथ। टोटल रिएक्शन 4 आएंगी, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की खास बात है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। इस केस में क्या बनेगा आपका, सिंपली AlCl3 बनेगा और H2O बनता है, वाटर एंड साल्ट बनेगा कहने का मतलब। और इसमें क्या बनेगा, NaAlO2 बनता है, और वाटर तो इसके अंदर भी बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम रहेगा। जबकि जो हमारा जिंक है, जिंक क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZNO2 प्लस H2O। और ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं ये भी मैंने प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से बता दिया था, इनकी वैलेंसी से रिलेटेड। तो दो एग्जाम्पल पूछे तो दो एग्जाम्पल ही देने पड़ेंगे। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, नाम एक दे देते हैं, उसकी दो रिएक्शन बना के दे देते हैं। दो रिएक्शन बनाने से दो एग्जाम्पल नहीं माने जाएंगे, आपके दो अलग अलग एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, मतलब 4 रिएक्शन देनी पड़ेगी। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स, वो बतानी है जो कि इसको डिस्प्लेस ना कर सकें। ऐसे ही पूछा हुआ है शायद इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन शायद यहाँ पे नहीं आया हुआ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। और ये इतना ही कटा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन सिंपली आपसे क्या पूछा हुआ है कि दो मेटल्स के वो बताने हैं जो कि आपके क्या रहेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से, और दो वो बतानी है जो वो क्या नहीं कर सकती, डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ये सिंपली एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक्टिविटी सीरीज को देखते ही आप इसका आंसर है वो इजिली दे सकते हो। तो इसके अंदर यदि हम बात करें हाइड्रोजन की एक्टिविटी सीरीज, हालांकि हमने प्रीवियस एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में भी आती है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का कहाँ से आता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की यदि बात करें, हाइड्रोजन है ना जो हमारा, कहाँ से मिलेगा आपको, लगभग ये रहेगा आपका लेड और मतलब आयरन से नीचे और लेड से ऊपर मिलता है। तो आपके जितने भी कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो सिल्वर एंड गोल्ड और कॉपर का एग्जांपल आप दे सकते हो। जबकि इसको डिस्प्लेस करने वाले कौन है, इसे ऊपर वाले हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहीं से आपके जो आंसर हैं वो बन सकते हैं। के बाद हमारे जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग of metal M, what would we take as the anode and cathode and the electrolyte? ये आपसे पूछा हुआ है किसी भी मेटल का, कोई भी मेटल है M, उसके एनोड पे तो हम क्या लेंगे, कैथोड पे क्या लेंगे, और उसके इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसके सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे। तो ये चीज हमने कॉपर के साथ समझी थी। कॉपर के एनोड पे क्या लेंगे, एनोड मड से याद रख सकते हो, इम्प्योर कॉपर लिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्योर मेटल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, प्योर मेटल लेंगे कैथोड पे, और यहाँ पे क्या लेंगे, उसका कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, सल्फेट सॉल्यूशन। और कैसा सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉपर से ही, कॉपर का जिक्र नहीं करना हमने, कोई भी मेटल का हम जिक्र कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में समझ भी ली हैं। उसके बाद प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला, ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मिल सकता है आपको इस क्वेश्चन से, सेपरेट होके भी मिल सकता है। इस रिएक्शन से हम क्या समझ सकते हैं, तो इसने क्या है, स्कैपुला से के ऊपर क्या लिया हुआ है, सल्फर पाउडर लिया है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, पेयर ऑफ टोंग से
क्या किया है, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पकड़ा हुआ है और यहाँ पे जो गैस है वो बनी हुई है इसके अंदर। तो आपसे पूछा हुआ है इवोल्व बाय इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग मतलब उल्टा करके एक टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रखी हुई है और फिगर जैसा कि दिया हुआ है। इसमें व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना लेती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी बना सकती है। और जो ये ऑक्साइड्स हैं किसके हैं, नॉन मेटल्स के हैं, जाहिर सी बात है ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है। लेकिन यदि ड्राई ले रहे हो आप लिटमस पेपर तो गैस ऑलरेडी ड्राई है, तो जो क्या करेगी, नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज है वो नहीं होएगा। लेकिन मोस्ट लिटमस पेपर ले लोगे ना तो जाहिर सी बात है एसिड क्या करते हैं, एसिड आपके ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि मॉइस्चर है तो जाहिर सी बात है गिल्ला लिटमस पेपर लोगे तो जाहिर सी बात है क्या होएगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ड्राई के ऊपर कोई भी इफेक्ट है वो नहीं पड़ने को मिलेगा। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो आपको लिखनी है यहाँ पे, और ये कैसे लिख सकते हो, इस केस में आपके सल्फर कितने हैं, 2 हैं। यदि हम 2 सल्फर यहाँ पे यूज करें और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, 5 हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे तो इनको बैलेंस नहीं कर सकते। इस वाले को हम बैलेंस करने के लिए यदि इसके आगे 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो चुकी हैं और यहाँ पे 2 है, 8 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हैं। तो 8 करने के लिए सिंपली हम 4 लगा सकते हैं। यहाँ पे सल्फर हमारे कितने हो चुके हैं अब 3, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 सल्फर लगा सकते हैं। तो 3 सल्फर हैं तो इस साइड में 3 है, ऑक्सीजन कितनी है 8 है, तो इस साइड में भी 8 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हो, क्योंकि सल्फर डाई और ट्राई दोनों गैसेज बन सकती हैं इसलिए। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन से तरीके से हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, किस टाइप के ऑक्साइड बनेंगे जब नॉन मेटल कंबाइन करती है, वो देख लिया, एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। एसिडिक ऑक्साइड एग्जांपल आप वो होगा वो दे सकते हो। रीजंस आपसे पूछे हुए हैं, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, क्योंकि ये क्या है, डज नॉट कोरोड इजिली, सिंपली आप लिख सकते हो डज नॉट कोरोड इजिली। इजिली ये क्या नहीं रखते, इनके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता, ये लंबे टाइम तक इनकी शाइनिंग सरफेस है ना वो बनी रहती है। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन ऑयल, ऑयल में इनको क्यों स्टोर करके रखते हैं, ये क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हमने देखा था एयर के साथ ये बड़ी फास्टली रिएक्ट कर लेती हैं और एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। उसी रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऑयल में डुबो के रखते हैं। बोल सकते हैं कि बिकॉज दीज रिएक्ट विद एयर विग्रसली, ब्लास्ट है वो कोज कर सकती हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, बर्तन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके एल्यूमिनियम है ना एक एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजरता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या है, ये एक थिक लेयर बना लेता है कि ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और जो इसको फर्दर कोरोजन से रोकती है। तो ये रिएक्टिव नहीं होता इतना ज़्यादा, तो वो रिएक्टिविटी थी ना वो कम हो जाती है इसकी, इससे ले एनोडाइजिंग प्रोसेस के जरिए इसकी रिएक्टिविटी हमने कम करनी है। उसके बाद हम चाहें तो बर्तन वगैरह बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओरेज आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्यों किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हमने पढ़ा था ना, क्यों की जाती है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, डिस्कस भी किया था, क्योंकि हम ऑक्साइड से ओरेज, जो ऑक्साइड फॉर्म होती है ना ओरेज की, उससे मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको किससे, रिडक्शन प्रोसेस से, उनका रिडक्शन इजीली हो जाता है सल्फाइड और कार्बोनेट्स की कंपैरिजन में। तो सिंपली यही याद रखना है, बिकॉज हियर ऑक्साइड ओरे कैन इजीली रिड्यूस्ड टू फॉर्म या फिर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। उसके बाद हम बढ़ लेते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 13, 14 एंड 15 और 16, 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन एंड टर्मरिन जूस, एक्सप्लेन वाहे। ज़्यादातर हम घर पे भी ये इस्तेमाल करते हैं, जो तांबे के बर्तन है ना, इससे साफ करते हैं, लेमन जूस से या फिर टर्मरिन मतलब इमली के जूस से। तो होगा क्या उस केस में, जो ये ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना,
कि खासकर किसकी बात की है इसने, कॉपर वेसल्स, तांबे की। तो तांबे की जो लेयर है किसकी बनती है, कॉपर ऑक्साइड की बनती है, या कॉपर सल्फाइड की भी हमने कोरोजन में पढ़ा था। एक प्रकार से कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोट है वो बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं सिंपली, यदि याद रहे तो, क्योंकि इसमें रिएक्शन हालांकि इसने पूछी नहीं हुई है, क्योंकि जो कॉपर का कोरोजन होता है ना, कोरोजन की जो लेयर होती है, कॉपर कोरोजन लेयर कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय एसिड, बिकॉज कॉपर का जो कोरोजन लेयर है वो क्या होती है, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एंड एसिड इजिली न्यूट्रलाइज इट। इसको क्या कर देता है, इजिली न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर बना लेता है, साल्ट एंड वाटर। और ये साल्ट एंड वाटर है ना, वो इजिली हम उसका हटा सकते हैं। मेनली हमने क्या करना होता है, इस लेयर को रिमूव करना होता है, और जो कि एक बेसिक लेयर होती है। तो बेसिक है ये, और एसिडिक के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यहाँ पे जिक्र करना आपने। उसके बाद मेटल्स को नॉन मेटल से आपने डिफरेंशिएट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो सिंपल आपने याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे जो मेटल्स होती हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया यही देते हैं इसका, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हालांकि इस चैप्टर के शुरुआत में हमने डिस्कशन किया था, वो तो फिजिकल और केमिकल दोनों इंटरमिक्स थी, लेकिन यहाँ पे आपने केवल और केवल जिक्र करना है केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो मेटल्स क्या होती हैं, जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के, आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, जबकि ये क्या होते हैं, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद एसिड। वैसे तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, यदि कर भी लेती हैं फिर भी हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस नहीं करती। इसके अलावा हम बात करें, जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि ये क्या करती हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, जबकि क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ केमिकल डिफरेंस है ना, आप दो भी दे सकते हो कोई भी चैप्टर से रिलेटेड। तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस। ए मैन वेंट डोर टू डोर पासिंग पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, मतलब गोल्ड स्मिथ जो सुनार है उसकी फॉर्म, उसके मतलब गेटअप में वो घूम रहा है एक घर से दूसरे घर, और वो क्या ले रहा है, ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो वादा कर रहा है कि वो शाइनिंग है जो वो वापस ले आएगा, किसके, ओल्ड पड़े हुए हमारे जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स आभूषण है उनके। एन अनसपेक्टिंग लेडी गेव ए सेट ऑफ ओल्ड बैंगल्स टू हिम which dipped in a particular solution, the bangles sparkled like a new, but मतलब क्या है, बैंगल्स को जब एक लेडीज ने उस गोल्ड स्मिथ को दिया तो क्या हुआ, उसने बैंगल्स को उसके अंदर रख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या, जब निकाली तो वो बिल्कुल स्पार्कल मतलब चमकती हुई बाहर निकली। द लेडी वाज अपसेट, बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट ए हस्टी रिट्रीट एंड कैन यू प्ले द डिटेक्टिव। तो इसमें क्या है, एक प्रकार का जो पर्सन है ना वो क्या है, मेनली गोल्ड स्मिथ के गेटअप में वैसे ही घूम रहा है, और वो क्या कर रहा है, लोगों से ऑर्नामेंट्स लेके चमका जरूर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो, उन अपसेट होने का रीजन क्या है इसमें पूछ भी लिया तो आपसे, क्योंकि उसका जो वेट है ना, इसका जो भी ऑर्नामेंट्स थे उनका वेट है वो हल्का हुआ मिलता है, वेट लॉस हुआ मिलता है। और जो सॉल्यूशन है इसमें आपसे पूछा हुआ है कि डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड, कौन से टाइप का जो सॉल्यूशन है वो
जासूस है वो लिए हुए है, तो इसमें एक नेगेटिव बात की हुई है उस पर्सन के बारे में। तो इसमें एक्वारीजिया के बारे में आपने जिक्र करना है। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, पढ़ा भी था हमने फर्स्ट पार्ट में रॉयल वाटर। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, HNO3 एंड HCl है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। वैसे तो ये दोनों एसिड अलग अलग रिएक्ट नहीं करते हैं गोल्ड के साथ, लेकिन दोनों मिलके क्या करते हैं फिर, रिएक्शन करके गोल्ड की जो लेयर है ना उसको डिजोल्व कर लेते हैं, गोल्ड घुल जाता है इनके अंदर। और गोल्ड घुल रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, नेगेटिविटी इसलिए बोल रहा है उस पर्सन के बारे में क्योंकि वो गोल्ड है ना वो गोल्ड के सॉल्यूशन में इकट्ठा कर रहा है और बाद में वो गोल्ड है वो निकाल लेगा अपना खुद का। तो इस तरीके से क्या है, वो ऑर्नामेंट्स को चमका तो देता है, लेकिन जो हमारे गोल्ड का लॉस है वो जरूर देखने को मिलता है। एक्वारीजिया का जिक्र करना है कहने का मतलब इसके बाद, गिव रीजन्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। हॉट वाटर टैंक्स है ज़्यादातर हम देखते हैं टूंटियों वगैरह भी कॉपर या फिर वैसे तो ब्रास की भी हम यूज करते हैं, लेकिन खासकर जहाँ पे हॉट वाटर टैंक बनाए जाते हैं, गर्म करने से रिलेटेड हम वाटर यूज करते हैं, तो उसमें कॉपर यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र नहीं करना हमने, हीट का ही जिक्र करना है। अच्छा खासा कंडक्टर होता है हीट का, इजिली गर्म कर देता है, हीटिंग पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं और ये चैप्टर कंप्लीट आपका डिस्कस किया जा चुका है। ऐसे ही हम फर्दर चैप्टर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का एक चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद बायो के सेशन है वो शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ही आपका कंप्लीट जो साइंस का सिलेबस है वो करवाया जाएगा। तो इसी तरीके की सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए चैनल को दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।